Hello everyone, welcome back to my channel Early Educator. I have changed my channel's name from कुछ करना है to Early Educator because that name was not so good as this is, and I found this name to be more professional as the previous one. So I have thought of starting a new series in which we will be doing some important questions from NCERT which often come in our board examination. Those these questions may directly come into your board paper or just by changing their numbers. So our first question is from real numbers, and the question is prove that root 3 is an irrational number. The board may ask prove that root 2 is an irrational number, root 5, root 7, but the solution for all the things, for all the different numbers will be same as for root 3 or root 2 or root 5. We have to just change the value of 3 or root 3 in the places where we need. So let's start. तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जिसमें हम पहले इसे कुछ मान लेते हैं, फिर उसको हम लोग प्रूफ कर देते हैं कि वो नहीं है, ताकि अल्टीमेटली लास्ट में हमारा ये प्रूफ हो जाता है जो हमें बोला जाता है. तो हम यहाँ पे रूट 3 को पहले रैशनल नंबर मान लेंगे कि ये रूट 3 रैशनल नंबर है. उसके बाद हम कुछ प्रोसेस करके हम उसे ये प्रूफ देंगे कि रूट 3 रैशनल नंबर नहीं है, फिर अल्टीमेटली वो रूट 3 इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे होगा. तो हमें पहला लाइन हमें लिखना होगा, लेट अस अज्यूम दैट रूट 3 इज़ अ रैशनल नंबर. हमने रूट 3 को एक रैशनल नंबर मान लिया. तो हम जानते हैं कि हम किसी भी रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है. ये सब हमें पता है, ये तो हमने क्लास 9 में पढ़ लिया है. ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फिर देन रूट 3 इज़ इक्वल टू p बाई क्यू. क्योंकि हमने रूट 3 को एक रैशनल नंबर में माना, तो हमने रूट 3 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया. अब हम लिख देंगे वेयर p एंड q आर को प्राइम्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. अब को प्राइम का मतलब क्या है? को प्राइम एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा नंबर का जोड़ा होता है. जोड़ा एक को प्राइम में एक अकेला नंबर नहीं होता, इसका एक जोड़ा होता है, मतलब कि एक पेयर होता है. मान लीजिए 2 और 3, ये को प्राइम का पेयर है क्योंकि ये दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है. ये अगर ये 2 और 3 को हम ले लें और दोनों का हम अगर फैक्टर देखें, तो ऐसा पेयर जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा, सिर्फ 1 होगा और दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं को प्राइम. ठीक है, तो हमें पता चलिए कि को प्राइम किसको बोलते हैं. एक ऐसा पेयर ऑफ नंबर्स जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो और वो 1 ही हो और दूसरा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो उसे बोलते हैं को प्राइम. ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग नाउ, फिर से जो का सो p बाई क्यू. अब क्या करना है? अब हमको दोनों साइड को स्क्वायर करना है. तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन है ना, जो कि आप याद कर ले तो ठीक रहेगा, और थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग जो कि मैं समझा रहा हूँ बस आप इतना जान लें, और बाकी इसमें चीज़ समझ लीजिए कि ये याद करने का ही है. तो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो चलिए हम करते दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं. रूट 3 का स्क्वायर और p बाई क्यू का होल स्क्वायर. ठीक है, तो रूट 3 का स्क्वायर करने पे क्या आता है बाहर? 3 आता है बाहर, और p स्क्वायर बाई p स्क्वायर. ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर. सेम है, तो क्या होगा ये q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 3, ये भी लिख सकते हैं. तो ये लाइन से हमें क्या पता चलता है? ये लाइन से हमें ये पता चलता है कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3. अगर p स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 है तो p भी तो डिविजिबल बाई 3 होगा. देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3. यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हम लिख लिए. ठीक है,
उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, फिर लिखते हैं हम लोग लेट। अब हम लोग p को मान सकते हैं लेट p इज इक्वल टू 3m फॉर एनी इंटीजर m। अब हम p को 3m मान लिए हैं, जहाँ पे m एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अरे अब हम यहाँ पे p, यहाँ जो p था, अब हम यहाँ पे हम p का वैल्यू पुट कर देंगे, जो का सो लिखाएगा √3 इज इक्वल टू, अब p के जगह रहेगा 3m, तो 3m इज इक्वल टू q। अब जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर किया था, अब सेम तरीके से हम यहाँ भी स्क्वायर करते हैं। तो ये करते हैं, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3m/q का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 और 3m का होल स्क्वायर, 3 3 9, मतलब 9m²/q²। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग m² को ऐसे लिख सकते हैं, भाई, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर ये लिखा है, यही ना लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब सेम है, बस मैंने इसको इधर कर दिया सेम चीज़। उसके बाद सिंपल यहाँ पे m² इज इक्वल टू 3q²/9, ठीक है। तो अब फिर ये 3 3 9, ठीक है, तो मतलब m² इज इक्वल टू q²/3। तो इसका मतलब क्या है कि q² इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अगर q² डिविजिबल बाय 3 है तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लें, उसके बाद में बोलता हूँ, ठीक है। तो q² अगर डिविजिबल बाय 3 है तो q भी डिविजिबल बाय 3 है। तो अगर p और q अगर दोनों 3 से डिविजिबल है, तो हमें इससे क्या बात चलता पता कि 3 एक कॉमन फैक्टर है p और q का। तो बस वही बात हमें लिखना है यहाँ पे, डज 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। लेकिन अभी थोड़ा देर पहले जब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था, तो हमने माना था कि p और q को प्राइम है, मतलब कि जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है और वही 1 है। लेकिन यहाँ पे हमने भी जस्ट प्रूफ किया कि 3 p और q का फैक्टर है और 3 p और q का दोनों का कॉमन फैक्टर भी है, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया 10 3 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। अब क्या लिखेंगे, दिस contradicts the fact that p and q are co-prime। मतलब ये स्टेटमेंट हमें ये विरोध कर रहा है कि p और q, जो कि हमने पहले माना था कि ये को प्राइम है, लेकिन ये फैक्ट, ये स्टेटमेंट हमें इसका विरोध कर रहा है। अब ये विरोध क्यों आ रहा है, अब हमें ये लिखना है, This contradiction arises by assuming √3 as an rational number। तो हमारे पास ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने √3 को एक रैशनल नंबर माना था, इसीलिए हमें ये कॉन्ट्राडिक्शन आया। तो does √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने माना था कि जो √3 है वो एक रैशनल नंबर है और p और q को प्राइम है। लेकिन क्वेश्चन में हम जब सॉल्व किए तो हमने प्रूफ कर दिया कि 3p और q का एक कॉमन फैक्टर है।
अब ये कॉमन फैक्टर, ये जो जब हमें लिख दिया कि √3 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये हमें कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है कि P और Q को प्राइम है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने √3 को रैशनल नंबर माना और इसको P/Q के फॉर्म में लिखा था। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से देखें, और इसमें बेसिकली आपको थोड़ा सा समझना है कि को प्राइम किसको बोलते हैं, और ये पूरा क्वेश्चन लगभग याद करने का ही है। तो बेटर है कि इसको अब याद कर लें, और इसका बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है एग्ज़ाम में आने का। और इस साल ये क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इस साल हमारे सिलेबस में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। और ये क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाता है। अगर आपका नसीब बहुत अच्छा रहा तो 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है, लेकिन अक्सर ये 5 मार्क्स का पूछता नहीं है, 2 और 3 मार्क्स का पूछता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि 7 × 11 × 13 + 13 ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये जानना होगा कि कॉम्पोजिट नंबर होता क्या है। तो कॉम्पोजिट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसका कॉमन फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, जैसे कि 4। तो 4 का कॉमन फैक्टर क्या क्या होता है? एक तो 2 होता है, एक 1 होता है, एक 4 होता है। तो 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है, ऐसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। वही अगर देख लें हम दूसरी तरफ 2, तो 2 का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होता है और एक 2, मतलब वो खुद होता है, मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, ये एक प्राइम नंबर है। तो कॉम्पोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस पूरे इक्वेशन में या फिर इस पूरे टर्म में हमें 2 टर्म सेम दिख रहा है, दो नंबर, तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे 13 को हमने कॉमन लिया तो क्या बचा? 7 × 11 × 1 + 1 हो गया। उसके बाद 13, 7 × 11 77 × 1 मतलब 77 + 1, तो 13 ब्रैकेट 78। जब हम 78 को फैक्टराइज करते हैं तो क्या आता है? 2 3 9, उसके बाद 3 1 3। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा therefore 78 has factors 2 3 and 13। यहाँ पे सिंस होगा, सिंस 78 has factors 2 3 13 etc, hence this entire equation that is 7 × 11 × 13 + 13 is a composite number, ठीक है। बस ये था, ये बहुत एक सिंपल क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो इसे बार ज़रूर देख लें। तो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि वही सेम टाइप का है, जहाँ पे हमें 3 + 2 × √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो बोर्ड्स में कभी कभी ये सिंपल टाइप का √2 या फिर √3 ना देकर हमें उस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी ये क्वेश्चन को बना देता है, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आता है। तो इसको हमको कैसे करना है सॉल्व? तो यहाँ भी वही जैसे हमने उस टाइम किया था, यहाँ भी हमें वही मानना है कि लेट अस assume that 3 + 2 √5 is a rational number। यहाँ भी हमें इसको एक रैशनल नंबर मानना है। उसके बाद फिर लास्ट में हम इसे इरेशनल नंबर प्रूफ कर देंगे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा था, देन 3 + 2 √5 = P/Q, where P and Q are co-primes। वेट,
वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर नहीं करना पहले। ठीक है, हमें यहाँ पर सिंपल एक जैसे हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी तरह हमें यहाँ भी सॉल्व करना है। तो 2√5, ये 3 इधर है प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो p/q -3। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या होगा, q हमारा एलसीएम आ जाएगा p -3 × q, 3q। ठीक है, अब ये √5 है तो ये अब 2, सिंस ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इधर आके हो जाएगा डिवीजन में, मतलब कि p -3q = 2q। अब ये हमारा बन गया इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो पूरा नंबर है ये तो हमारा रैशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पे p और q एक इंटीजर है। तो यही बात हमें यहाँ पे लिखना है कि p -3q/2q is a rational number because p and q are इंटीजर्स या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो अगर ये एक रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होगा। सो √5 is also a rational number। ठीक है, लेकिन हमने तो अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था कि √5 या फिर √2 या फिर √3 या फिर √7 ये एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो हमें वही बात यहाँ पे लिखना है कि बट वी नो दैट √5 is a rational number, sorry, √5 is an irrational number। तो ये बात तो हमें पता था कि ये √5 जो है ये एक इर्रेशनल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे हमने √5 को एक रैशनल नंबर क्यों माना। तो अब सिंस ये √5 एक इर्रेशनल नंबर है तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जो हमने इस पहले को माना, अगर सिर्फ √5 एक रैशनल नंबर है, सॉरी इर्रेशनल नंबर है, तब तो ये पूरा टर्म ही ना इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि जब हम इर्रेशनल नंबर के साथ कोई भी नंबर जोड़ते हैं तो वो इर्रेशनल नंबर ही बनता है। तो दिस shows that our assumption is wrong। कि मतलब हमने जो पहले जो माना था कि हमारा ये जो पूरा जो 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है, वो हमारा assumption अब रॉन्ग है, क्योंकि जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो ये p -3q/2q ये तो हमारा रैशनल नंबर पता चल रहा था, लेकिन ये जो √5 था ये हमारा इर्रेशनल नंबर है, तो इसीलिए हमारा assumption हो गया रॉन्ग। देयरफॉर अब या फिर हेंस, तो हमें लास्ट में हमें ये लिखना होगा हेंस 3 + 2√5 is an irrational number। ठीक है, तो ये जो हम जो पहले कहता ना प्रूफ दैट √3 इज अ रैशनल नंबर या फिर √2 या फिर √5, तो वो थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन था और थोड़ा सा लॉन्ग था, लेकिन ये उससे क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, तो ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है या फिर 3 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये भी एक बोर्ड्स में इस टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड्स में काफ़ी पूछा जाता है, तो एक बार आप इसे भी अच्छे से देख लें। तो ये है हमारा चौथा क्वेश्चन जो कि पॉलिनोमियल चैप्टर से है। तो क्वेश्चन में बोला क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसका पावर या डिग्री या तो फिर हाईएस्ट पावर स्क्वायर में होता है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ x दिया हुआ है, पॉलिनोमियल ऑफ px दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, x² + 7x + 10। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो पहले तो हमें इसका सॉल्यूशन या तो जीरोस या रूट्स, सभी का मतलब सेम होता है, सॉल्यूशन रूट्स जीरोस ये तीनों का मतलब सेम होता है। तो हमें इस पॉलिनोमियल का वैल्यूज मतलब x का वैल्यू या फिर जीरोस फाइंड करना है। तो चलिए पहले हम उसको फाइंड करते हैं।
तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, ठीक है। तो मैंने 10 को 1 से इंटू किया तो प्लस में 10 आया, फिर 2 5 5। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 प्लस 5 देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ आपको आता होगा। तो x, तो पहला हमारा x का जो वैल्यू आएगा वो होगा -2, ये हमारा पहला x का वैल्यू है, और दूसरा हमारा x का वैल्यू है -5। क्योंकि देखिए एक तो हमारा ये आया, एक ये आया, और ये आया, ठीक है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो x जब हम 2 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो उधर जाएगा 5, तो 5 हो जाएगा माइनस में। तो बस मैंने यही चीज़ यहाँ पे किया हुआ, ठीक है। तो ये हमारा x का 2 वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमें इसको, अब जो इसका जो रिलेशन होता है, जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा कुछ मतलब उस टाइप का कुछ होता है, तो उसी को हमको यहाँ पे प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली वो चीज़ क्या है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसे वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन। तो ये क्या बोलते हैं, इस रूट्स का 2 रिलेशन जो कि हमारे क्लास 10 में है, एक होता है सम ऑफ रूट्स या फिर सम ऑफ ज़ीरोज़, और एक दूसरा होता है जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो चलिए हम पहले करते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ का। सम ऑफ ज़ीरो मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़ीरोज़, रूट्स, सॉल्यूशन, सब का मतलब एक ही होता है। तो ये हमारा जो 2 आया ये हमारा ज़ीरोज़ है, तो इसका सम क्या होगा, -2 प्लस -5 क्या होगा, -7। ये हमारा आया इसका सम ऑफ ज़ीरोज़। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो इसका एक मतलब ये हमारे आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है ना, वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कि मतलब x के साथ ये इस पोलोमियल या फिर इस इक्वेशन में x के साथ जो वैल्यू रहेगा उसका माइनस में होगा बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। मतलब कि इस पॉलिनोमियल में x के साथ जो वैल्यू रहेगा उसका माइनस में, और कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब x² के साथ जो वैल्यू रहेगा उसके साथ। तो इसका क्या होता है, हमारे x के साथ में क्या वैल्यू क्या है, 7 है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा -7। अब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के साथ क्या है 1 है, तो क्या ये हमारा बराबर और ये बराबर हमारा सेम आया। इसका मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ और इसका बीच में जो हमने दिखाया कि दोनों सेम है, तो इसी को बोलते हैं वेरिफिकेशन करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है ना, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, हमारा पहला क्या है -2, पहला 0 इंटू क्या है -5, क्या होगा आंसर 5 to the 10, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब क्या होगा इसका, यहाँ सॉरी मैं यहाँ पे एक बात बोलना भूल गया कि यहाँ पे ये जो होता है ना सम ऑफ ज़ीरोज़, तो उसको -b/a भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इस इक्वेशन को मैं देखूँ तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 1 है, b का वैल्यू क्या है 7 है, और c का वैल्यू क्या है 10। तो इसी तरह सम ऑफ ज़ीरोज़ को हम -b/a के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये -b वही होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और a आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ x², और वही दूसरी तरफ प्रोडक्ट का मतलब होता है c/a। यहाँ पे c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म और a का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो क्वेश्चन में c क्या है हमारा 10 है और a क्या है 1 है, तो क्या ये बराबर ये आया,
फिर उसी तरह हम इक्वल टू दे के यहाँ पे लिख देंगे कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये भी एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, और ये हमारे एनसीईआरटी के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से एक्सरसाइज 3.3 का एक क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। तो हमें ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, यहाँ से हमें x और y का वैल्यू निकालना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे x और y का वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट करके हमें m का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x + 3y = 11, ये हमारा पहला इक्वेशन, और 2x - 4y = -24, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड से, बाय सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड। इस क्लास 10 में हमारे पास 3 गो मेथड था। पहला था एलिमिनेशन मेथड, दूसरा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे इस साल सिलेबस में नहीं है, तो हमें वो पढ़ना ही नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि ये मेथड सबसे आसान होता है। तो यहाँ पे ये 2x और ये 2x तो सेम मिल रहा, तो हमें यहाँ पे किसी भी तरह का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। तो सिंपल लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1। तो 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। तो चूँकि ये सब्ट्रैक्शन है तो सबका साइन चेंज होगा। तो +2x - 2x ख़त्म, और 4 + 3 7y, और 4 × 1 5, 2 + 1 3 35। तो y = 7 5 = 35। यहाँ से हमें y का वैल्यू आ गया। अब हम y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके या तो 1 में या तो 2 में हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। तो 2x + y का वैल्यू 5 है, तो 5 3 = 15 = 11। तो 2x = 11 - 15, तो -4, तो x = -2। तो फाइनली हमें x और y का वैल्यू आ गया। अब सिंपली हम x और y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं। हमारा इक्वेशन क्या था, y = mx + 3, ठीक है। तो y का वैल्यू हमारा आया कितना, 5, और m का तो पता नहीं, और x का क्या है -2 + 3, ठीक है। तो 5 = -2m + 3। अब ये 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, 2 = -2m। अब m का वैल्यू -2/2, तो 2 कर दिया, m = -1। तो यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए बस यही 5 क्वेश्चन। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम फिर से कोई 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू।